ओके, तो फिर से पढ़ो पहली लाइन। अच्छा, तो दो चीजें हैं, मतलब एक है फुल फेयर, एक है हाफ फेयर। तो फुल फेयर मान लो किसी टिकट का फुल फेयर जो है, फुल फेयर क्या होता है, FAIR या FARE? मान लेते हैं X रुपए है उसका फुल फेयर। किसी टिकट का पूरी फुल फेयर यानी कि पूरा किराया कितना है, X रुपए है। और आगे क्या बोला जा रहा है? अच्छा, फुल फेयर X रुपए है, तो जो हाफ टिकट का जो फेयर होगा, हाफ टिकट का जो फेयर होगा, वो बोला जा रहा है फुल टिकट का हाफ है ना? हाँ हाँ, ठीक है। ओके ओके ओके। तो जो रिजर्वेशन चार्ज है, रिजर्वेशन चार्ज चाहे आप फुल टिकट लो चाहे हाफ टिकट लो, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज दोनों पर, चाहे फुल टिकट हो चाहे हाफ टिकट हो, दोनों पर रिजर्वेशन चार्ज क्या है, फिक्स है। और वो फिक्स चार्ज को हमने क्या मान लिया, ₹22। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज करो कोई रिजर्वेशन करा रहे हो, तो टिकट का किराया, रिजर्वेशन चार्ज, तो फुल टिकट और हाफ टिकट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ये हाफ टिकट है, ये फुल टिकट है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली इसको जरूर कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, फुल टिकट और हाफ टिकट को। नहीं 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 नहीं, ये कौन सा है? बिल्कुल भी नहीं। कोई- हाँ, एक हिसाब से बिल्कुल। अब जैसे मान लो छोटे बच्चों का हाफ टिकट लगता है ना? मान लो 5 साल 6 साल का कोई बच्चा है तो उसका हाफ टिकट लगता है। अब जैसे मान लो बड़ा बच्चा हो गया, 16 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, तो वो उसकी फुल टिकट लगती है। अब जैसे मतलब हाफ टिकट का एक क्राइटेरिया रहता है कि कुछ कुछ जगह पर जैसे बोल देते हैं 5 साल या 5 साल से कम अगर आपका बच्चा है तो उसका हाफ टिकट लगेगा। इस तरह से टिकट्स में रिजर्वेशन मतलब छूट मिलती है आपको। तो बोला जा रहा है कि फुल टिकट की जो कॉस्ट है, मान लेते हैं X रुपए, तो बोला जा रहा है कि हाफ टिकट की कॉस्ट कितनी है। हाफ टिकट का जो किराया है वो फुल टिकट का आधा है। अगर फुल टिकट सपोज करो ₹80 का फुल टिकट है, तो हाफ टिकट ₹40 का पड़ेगा। ये तो अभी किराया किराया है, लेकिन उस अब आपने रिजर्वेशन कराया, आपने रिजर्व करा ली सीट, तो जो रिजर्वेशन चार्ज है, जैसे आप लोग मान लो सपोज करो यही ऑनलाइन कोई रेस्टोरेंट में आप पर्टिकुलर कोई सीट बुक कराना चाहते हो। आप चाहते हो कि हम हमारा आज शाम को 7 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो सिविल लाइन में होटल है, सिप चैट है, कई सारे होटल से मान लो, तो वहां पे आपको मान लो बुक कराना है पर्टिकुलर सीट्स। हम चाहते हैं कि हाँ इतने लोग भी हमारा ग्रुप रहेगा और ये सीट्स हम रिजर्व कराना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, उस टाइम के लिए वहां पे आप कई बार देखे भी होंगे होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो वहां पे वो टैग लगा रहता है, वहां पे बेंच में रखा रहता है, उसमें लिखा रहता है रिजर्व। ऑलरेडी मतलब वहां पे वो खाली रहेगा, लेकिन वो रिजर्व लिखा रहता है। यानी उसको ऑलरेडी किसी ने पहले से प्री बुकिंग कर रखी है कि वो आएगा तो पर्टिकुलर उसी प्लेस पर बैठेगा। तो रिजर्व, तो जो अगर उसने जो रिजर्व कराया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो उससे चार्ज लिया जाएगा वो ज्यादा लिया जाएगा कि नहीं, है ना? जो जो उस जगह पे बैठने का चार्ज है वो तो चलो नॉर्मली चार्ज, वो तो फुल फेयर उसको देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ रिजर्वेशन का भी अलग से उसको चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि उस रिजर्वेशन की चार्ज की वजह से उसने उस सीट को परमानेंटली बुक किया हुआ है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, है ना? उस टाइम पीरियड में वो किसी और कस्टमर को नहीं बैठा सकता है कि किसी और कस्टमर को बैठा दिया फिर वो आए तो फिर कहीं पे भी बैठ जाओ, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर जगह को, पर्टिकुलर सीट को बुक किया हुआ है, इसलिए उससे रिजर्वेशन चार्ज भी लिया जाता है। इसी तरह से रेलवे वगैरह में भी रिजर्वेशन चार्ज लगते हैं। तो फुल फेयर बोला क्या जा रहा है, किसी रेलवे टिकट का फुल फेयर है मान लो X रुपए, और हाफ टिकट के बारे में बोला जा रहा है कि जो फुल फेयर होगा उसी का आधा हाफ टिकट का फेयर होगा। तो हाफ टिकट अगर फुल फेयर को हमने मान लिया X रुपए लग रहा है, तो हाफ टिकट लगेगा X/2। लेकिन एक कंडीशन ये बोली जा रही है कि चाहे किराया आप मतलब टिकट चाहे आप फुल टिकट खरीदो चाहे हाफ टिकट खरीदो, लेकिन जो रिजर्वेशन जो चार्ज है वो दोनों पर ₹22 ही लगेगा। हाँ, अब आगे बोलो।
कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई एक पर्सन एक टिकट रिजर्व करता, फर्स्ट क्लास यानी फुल टिकट वो रिजर्व करता है, तो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक में उसका कुल किराया कितना लगता है? 2530 रुपीज इसका किराया लगता है। फुल टिकट का किराया हमने माना है एक्स, प्लस उसको रिजर्वेशन चार्ज वाई देना पड़ेगा। यदि पहली इक्वेशन ये बनेगी कि नहीं? ओके। कंडीशन टू, आगे पढ़ो बेटा राहुल। 3810। हाँ, फिर से ये वाली लाइन बोल देना। बस बताओ। ओके। अब यहाँ पर अब अगले केस में बोला जा रहा है दो टिकट बुक हो रही है। जो एक टिकट है वो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फुल है वो। तो कहने का मतलब पहले जो एक टिकट बुक हुई उसका किराया एक्स प्लस वाई लगेगा कि नहीं? और जो दूसरी और जो दूसरी टिकट है, जो दूसरी टिकट बुक हो रही है वो हाफ टिकट है। तो क्या प्लस होगा बताइए? यस, एक्स अपॉन टू तो हाफ टिकट का फेयर हो गया, प्लस रिजर्वेशन चार्ज वाई तो इसमें भी लगेगा, इक्वल्स टू में 3810। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा, आप चाहो तो टू पूरे में एलसीएम ले लो। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई 2y प्लस एक्स प्लस 2y और इक्वल्स टू में 3810। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो एक स्टेप, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस एक्स यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया? दो इक्वेशन बन गई मेरे ख्याल से। यही एक्स और वाई ही आपको निकालना होगा। क्यों राहुल, निकालना क्या था? तो रिजर्वेशन चार्ज को हमने वाई माना हुआ था, फुल फेयर को हमने एक्स माना हुआ था। तो तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आपके पास है, सॉल्व करके निकाल लोगे कि नहीं? ओके। नैन्सी आई क्लास में कि नहीं? उसके भी क्वेश्चन है, वो कितने से पहले उसी ने पूछे थे, बट अभी है वो नहीं क्लास में। क्यों नैन्सी दिवाकर क्लास में हो? चलो नहीं है तो कोई बात ही नहीं, पहले तुम्हारा ही बता देते। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है? हम्म। अच्छा, एक ये लड़की है, उसका नाम है सुसन। ठीक है। ए और बी दो स्कीम में वो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रही है। मान लो ए में वो एक्स रुपए इन्वेस्ट कर रही है, बी में वाई रुपए इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, आगे बोलो। अच्छा रुक जाओ अभी। देखो, बोला ये जा रहा है कि जो लड़की है वो दो स्कीम, एक स्कीम है ए और एक स्कीम है बी, जैसे पॉलिसीज होती हैं। एक पॉलिसी ए है, एक पॉलिसी बी है। उसमें वो एक्स रुपए का अमाउंट जो है इन्वेस्ट करती है पॉलिसी ए में, और पॉलिसी बी में वो वाई रुपीज का अमाउंट इन्वेस्ट करती है। एनुअल चार्ज, एनुअल इंटरेस्ट है ये, एनुअल इंटरेस्ट। बोला जा रहा है कि जो पॉलिसी ए है उस पे 8% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, और पॉलिसी बी में 9% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बताइए, इसका जो इंटरेस्ट अगर हमें निकालना होगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, तो 8% ब्याज मिल रहा है। किसका 8% बताइए? एक्स का ना 8% होगा, है ना? अगर आप अगर आपने 100 रुपए सपोज करो इन्वेस्ट किया, तो आपको एक साल में इसका 8% यानी कि 8 रुपए ब्याज मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स रुपए आपने इन्वेस्ट किया, तो एक साल में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 8% ऑफ एक्स होगा कि नहीं?
यानी ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स, और परसेंटेज हटाते हो तो नीचे 100 लग जाता है। 8x/100 रुपीज, ये इंटरेस्ट होगा पॉलिसी ए में इन्वेस्ट किए गए पैसे का। इसी तरह से इसका 9y/100 हो जाएगा। क्यों, समझ आ रहा है कि नहीं? पॉलिसी ए है, पॉलिसी बी है, और एक लड़की है। ए पॉलिसी में उसने एक्स रुपए इन्वेस्ट किए, बी पॉलिसी में उसने वाई रुपए इन्वेस्ट किए। जिसमें वो एक्स रुपए इन्वेस्ट कर रही है उस पर उसको एक साल में 8% ब्याज मिल रहा है। जिसमें वो वाई रुपए इन्वेस्ट कर रही है उसमें उसको एक साल में 9% का ब्याज मिल रहा है। तो यानी अमाउंट कितना इंटरेस्ट हुआ उसका, एक साल में 8x/100 हुआ इंटरेस्ट। और इसमें दूसरे वाले पॉलिसी में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 9y/100। ध्यान दीजिएगा, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये इंटरेस्ट है, ब्याज ब्याज है केवल भी। क्योंकि आगे जो कंडीशन बोली जाएगी उसी से रिलेटेड है, आगे बोलो। हाँ देखो, 1860 रुपीज एनुअल इंटरेस्ट। ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये पहले पॉलिसी का एनुअल इंटरेस्ट है, और ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये दूसरे पॉलिसी का एनुअल इंटरेस्ट है। और अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो ये इक्वल्स टू 1860 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं बच्चों? है ना, पहली पॉलिसी का इंटरेस्ट इतना मिल रहा है साल भर में, दूसरी पॉलिसी से साल भर में इतना ब्याज मिल रहा है, और क्वेश्चन में दिया गया भैया टोटल उसको 1860 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो कुल मिला के इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या करो, 100 एलसीएम ले लो और इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 8x+9y इक्वल्स टू 186,000। 888 ऑलरेडी, वो यानी कि ये 186K यूट्यूब की भाषा में। तो पहली इक्वेशन आ गई कि नहीं, 8x+9y इक्वल्स टू 186,000। सेकेंड कंडीशन क्या है राहुल बोलो। एक सेकेंड, ओके, वो क्या चेंज कर दे, फिर से पढ़ो। ओके, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है अब अगली कंडीशन में कि अगर वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज कर दे, क्या, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब वाई जो है इधर चला आए और एक्स जो है इधर चला आए, यही बात हो रही है नहीं बच्चों? अब वो पॉलिसी ए में वाई रुपए और पॉलिसी बी में एक्स रुपए इन्वेस्ट कर रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही वही है, इधर का 8%, इधर का 9%, लेकिन इक्वेशन अब ये ऐसे हो जाएगी कि नहीं, 8y/100 साल भर का ब्याज इधर हो जाएगा, 9x/100 साल भर का ब्याज इधर हो जाएगा, यही होगा कि नहीं? और इन दोनों को ऐड कर दें तो जो टोटल ब्याज मिल रहा है वो पहले वाले से 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। क्यों रहा है? पहले आपको इंटरेस्ट साल भर में मिल रहा था 1860 रुपीज, तो अब कितना मिलेगा? क्लियर है सभी को? बस अब यहाँ पे भी 100 एलसीएम ले लो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी, एक्स वाले को हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है, ये 9x को पहले लिख रहे हैं, 8y को बाद में, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। तो 9x+8y 188,000, इक्वेशन नंबर 2। मेरा काम खत्म, आगे आपका काम है, ठीक है। ओके, हो जाएगा। ओके, तो चलो फिर मैं, अब नैन्सी के क्वेश्चन हैं तो मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ, है तो नहीं वो क्लास में, अब पूछेगी तो मैं बोल दूंगा भैया रिकॉर्डिंग पे देख लेना। हाँ, तो उनका, अब इसका क्वेश्चन मेरे पास कहाँ पे है, कहाँ पे है, एक सेकंड राहिल। मैं तुमको नैन्सी के क्वेश्चन भेज दूं क्या, तो तुम बोल देना।
तो अच्छा, चलो अच्छा, मैं अभी ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, 75 15, साइन 75 साइन 15 कॉस 75 कॉस 15। देखिए, साइन 75 75 साइन 15, यहाँ पे माइनस कॉस 75 प्लस कॉस 15। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ भूपेंद्र हुड्डा। कैसे करेंगे बताइए। हालांकि तो ये हो जाएगा कॉस। इतना आसान नहीं है बेटा, 90 ने पूछा, आपको तो सोचना चाहिए। इसको आप 90। ना लंबा जाएगा। देखिए, मैं इसके दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड वो जो सीधा फार्मूले पर बेस्ड है, और एक मेथड वो जो आपके हाई स्कूल पर बेस्ड है। तो पहले मैं हाई स्कूल बेस्ड वाला बता रहा हूँ। देखिए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये साइन 75 को अगर मैं लिख दूं 45 प्लस 30, कोई दिक्कत। इसी तरह से माइनस साइन 15 को मैं लिख दूं 45 माइनस 30, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और इसी तरह से नीचे भी cos 45 प्लस 30 प्लस cos 45 माइनस 30, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए, आपके पास चार फार्मूले हैं, मैंने डिस्कस किया हुआ है। पहले तो आप इसका देख लीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस लगेगा तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। ये फार्मूले, चार फार्मूले लिखे हुए हैं, इनका यूज यहाँ पे हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा क्या? साइन ए यानी साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस, अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन ए माइनस बी देखिए क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस, माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाहर साइन माइनस का लगा हुआ है, तो जब ये माइनस अंदर। हाँ, तो मैं ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ। क्या होगा? साइन ए कॉस बी यानी साइन 45 कॉस 30, फार्मूले के अकॉर्डिंग तो है माइनस, लेकिन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस। प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस 45 साइन 30। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाइए, बस यही वाली लाइन स्टेप लंबी थी बस। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी यानी कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन ए साइन साइन 45 साइन 30 प्लस, अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का लगाना है। तो कॉस ए कॉस बी यानी कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। ये समझ में आया सभी को? अब देखिए, वैल्यू नहीं कट रहा होगा। जैसे यहाँ पे साइन 45 कॉस 30 माइनस में है और ये प्लस में है, ये कट जाएगा। इसी तरह नीचे भी साइन 45 साइन 30 और ये साइन 45 साइन 30, कट गया कि नहीं? इतना। देखिए, जो बचा ऊपर क्या बचा? कॉस 45 साइन 30 कॉस साइन 30, तो ये हो जाएगा कितना? ऊपर आ जाएगा 2 कॉस 45 साइन 30 साइन 30। ऊपर यही बचेगा कि नहीं बच्चों? इसी तरह से नीचे क्या बचेगा? 2 कॉस 45 कॉस 30।
यही बचेगा क्योंकि यही तो बच रहा है ना, cos 25 cos 30 cos 25 cos 30, दोनों को प्लस करोगे तो x प्लस एक्स 2x होता है, तो 2 टाइम्स cos 45 cos 30। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 45 से cos 45 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin 30 अपॉन cos 30, और साइन हो जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब 11 के बेसिस पे, ये रेफरेंस वगैरह या कहीं से देखी होगी तो पूछ ली होगी, ये सब चीजों में मतलब आगे ज्यादा यूज है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला और भी है, साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी। इसको जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये सी मान लो ये डी मान लो, तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा के भी सीधा आ जाएगा, वो 11th में है। फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 cos सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी हो जाता है, कॉस यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का भी फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस, ये कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है, साइन वाले में यहाँ पे साइन लग जाता है, साइन सी माइनस साइन डी का क्या हो जाता है 2 sin c प्लस cos c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। ठीक है, लेकिन ये 11th में बच्चों आपने है नहीं, कोई मतलब नहीं इसका। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके बोर्ड में जो भी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड आएगा, बस 90 माइनस थीटा से रिलेटेड, और जहां पे भी आप 90 माइनस में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे वाले से कट जाएगा या कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाएगा। अच्छा, इसने नैन्सी ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो अच्छा था, आ, मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन, ये इसी का है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ही है, गोल्ड से रिलेटेड है। अ ज्वेलर हैज बार ऑफ 18 कैरेट, a jeweler has bar of 18 carat of gold and 12 कैरेट ऑफ गोल्ड। एक ज्वेलर है 18 कैरेट का गोल्ड और 12 कैरेट का गोल्ड के बार उसके पास है, 18 कैरेट ऑफ गोल्ड एंड 12 कैरेट ऑफ गोल्ड, हाउ मच ईच ऑफ मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर, मतलब इसमें से और इसमें से कितना मेल्ट किया जाए कि a bar of magnet to form a bar of magnet to obtain a bar of 16 carat gold magnet, sorry 16 carat gold weighing 120 ग्राम, जिसका वेट कितना हो 120 ग्राम, हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड, और गिवन दैट प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। चलिए जरा देखिए अभी क्या है सिस्टम, 24 कैरेट। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों ने सोने के बारे में सुना होगा, अक्सर लोग इस्तेमाल करते होंगे, ये ये 24 कैरेट सोना है, पूरा खरा सोना, शुद्ध है, बिल्कुल, कैरेट का मतलब क्या है, शुद्ध है। तो जब कोई गोल्ड, सुनिए बहुत ध्यान से, जब कोई गोल्ड 24 कैरेट का होता है, जब कोई गोल्ड 24 कैरेट का होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चों जो गोल्ड है वो 100% प्योर है। ठीक है, 24 कैरेट का जो सोना होता है, 24 कैरेट का जो सोना होता है बच्चों, वो 100 प्योर होता है। लड़कियों को इस बारे में शायद कुछ नॉलेज हो, जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखती हो ज्वेलरी में, क्यों यहाँ पे कोई ऐसा है, यहाँ पे यहाँ पे कोई है फिलहाल, गोल्ड के बारे में सुना तो होगा ना। अच्छा, जैसे कम कैरेट का सोना है, जैसे ये बोल रहा है 16 कैरेट 18 कैरेट, इसका क्या मतलब है। हाँ, तो प्योर को इम्प्योर, प्योर, हाँ हाँ, तो
जितने भी ज्वेलरीज बनती है, आप लोग जान लीजिए, ज्वेलरीज जितनी जो बनती हैं, जो लेडीजें पहनती हैं, तो जितनी भी डिजाइनर ज्वेलरीज होती हैं वो कभी भी 24 कैरेट की नहीं हो सकती। बिल्कुल। वो उसमें क्यों नहीं हो सकती, देखो होता क्या है, जब उसको डिजाइन करने लगता है ज्वेलर, तो उसमें बहुत सारे उसको कहीं कहीं पे मोड़ना पड़ता है, कहीं पे खोलना पड़ता है, तो उसको वो सोना मजबूती के साथ रहे। हाँ, तो कॉपर जो है, जनरली कॉपर उसमें मिलाया जाता है ताकि वो हार्डनेस बना रहे सोने का। तो नहीं तो होगा क्या ना, अगर आप 24 कैरेट पे ही पता चला डिजाइन बनवाओगे, तो वो पता चला इतनी पतली 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 डिजाइन हो जाएगी, पहनने पर कब गिर गया, कब कोई हिस्सा निकल गया, पता ही नहीं चलेगा। तो अक्सर मार्केट में जो ज्वेलरी वाले जो गोल्ड रखते हैं, वो जो भी ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, वो हमेशा इससे नीचे ही रहता है, 24 से नीचे ही रहता है। 23 कैरेट, 22 कैरेट ऐसे ही जनरली गोल्ड रखते हैं। जितना आप अच्छा, एक और चीज है, जितना आप इसका कैरेट घटाते जाओगे, उतना वो प्राइस सस्ता होता जाएगा। अगर 24 कैरेट सोना मान लो 60,000 रुपए, 60,000 रुपए का आपको प्रति 10 ग्राम, 10 ग्राम सोना 60,000 रुपए का मिल रहा है, तो वही चीज अगर 16 कैरेट का आप लोगे, तो हो सकता है वो 40,000 रुपए का ही मिले, क्योंकि शुद्धता कम हुई, जाहिर सी बात है, प्योर गोल्ड है तो उसका प्राइस ज्यादा है। तो प्योर गोल्ड हमेशा जो रहते हैं जनरली, गोल्ड हमेशा जो प्योर गोल्ड होता है, आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, जैसे आप लोग बाहर मैग्नेट वगैरह देखते हो, तो वो एक ऐसे जैसे बिस्किट टाइप में ऐसे शेप में रहता है। हाँ, वो बार टाइप में रहता है, बार टाइप में रहता है, फिर उसी को ठोक पीट कर मेल्ट करके फिर दूसरी डिजाइन या दूसरा फॉर्म बनाया जाता है, देन वो 24 कैरेट से 23, 22 कैरेट्स में हो जाता है। जैसे जैसे आप कैरेट्स में डाउन जाते जाओगे, वैसे वैसे उसकी प्योरिटी कम होती जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक कोई ज्वेलर है जो, देखो एक ज्वेलर है जिसके पास 18 कैरेट और 12 कैरेट के बार हैं। कितने? 18 कैरेट के बार्स उसके पास हैं गोल्ड के, और 12 कैरेट के गोल्ड के बार्स उसके पास हैं। क्वेश्चन समझिएगा, 18 कैरेट के गोल्ड के बार्स उसके पास हैं, 12 कैरेट के गोल्ड के बार्स उसके पास हैं। अब वो अपना दिमाग लगाया, अब वो करना क्या चाहता है, वो इन दोनों को मिलाकर कुछ इससे लेगा, कुछ इससे लेगा, और वो कितने कैरेट का बार बनाना चाहता है, गोल्ड का बार? 16 कैरेट। और जिसका वेट, मतलब 16 कैरेट का गोल्ड का बार बनाना चाहता है, और उसका वेट कितना होना चाहिए, 120 ग्राम। 120 ग्राम का सोना, 16 कैरेट का, वो इन दोनों के कैरेट ऑफ बार से बनाना चाहता है। तो पूछ हमसे वो ये रहा है कि 18 कैरेट वाले से कितना ग्राम सोना लें, और 12 कैरेट वाले से कितना ग्राम सोना लें, कि ये दोनों मिलकर जब इनको मेल्ट करके बनाया जाए 16 कैरेट, तो 120 ग्राम है। क्वेश्चन समझ में आया? 18 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड, गोल्ड बार से कितना ग्राम सोना ले लें, और 12 कैरेट गोल्ड बार से कितना ग्राम सोना ले लें, कि दोनों को कंबाइंड करने पर 16 कैरेट का गोल्ड बने, और उसका वेट 120 ग्राम है। तो हमने मान लिया बच्चों, एक्स ग्राम हम ले रहे हैं 18 कैरेट का गोल्ड, और वाई ग्राम ले रहे हैं 12 कैरेट का गोल्ड। कोई दिक्कत? ठीक है। और हमें बनाना कितना है, 120 ग्राम। तो पहली जो इक्वेशन होगी, वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 120 होगा कि नहीं बच्चों? इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है इसकी प्योरिटी से रिलेटेड। देखिए, आपने लिया 18 कैरेट का x ग्राम सोन वेट, इसी तरह से 12 कैरेट वाले का आपने लिया y ग्राम वेट, और बोला जा रहा है ये जो दोनों मिलकर हैं, वो किसका, 16 कैरेट का 120 ग्राम वेट बनाएंगे। यही बोला जा रहा है कि नहीं भाई? 18 कैरेट का x ग्राम, 12 कैरेट का y ग्राम, दोनों मिल जाते हैं
तो 16 कैरेट का 120। एक्चुअल में देखो इसको जो नैन्सी ने मेरे ख्याल से भेजा था, उसको जो कंफ्यूजन हुआ वो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसमें जानते हो तुम लोग इस वाले इक्वेशन में किया क्या गया था, उसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ था। तो उसमें किया क्या गया था, इसमें लिखा हुआ था 18x तो मान लो है ही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था बाई 24 × 100, और बाद में फिर x लिखा हुआ था ऐसे, 18/24 × 100 x। और यहाँ पे 12y में क्या लिखा हुआ था, 12/24 × 100 और बाद में y। अच्छा आप मेरे को ये बताइए, ये जो 24 से डिवाइड कर रहा है वो क्यों डिवाइड कर रहा है? हाँ, अब आपसे हम पूछे कि भैया 24 नंबर का टेस्ट था, आपने पाया 12 नंबर, तो आप कितना परसेंट सक्सेस हुए, मतलब कितना परसेंट आपने मार्क ऑब्टेन किया, 50% ऑब्टेन किया कि नहीं? तो यही, जब 12 कैरेट का सोना है, 12 कैरेट का सोना है, तो और 24 कैरेट फुल 100% प्योरिटी वाला गोल्ड होता है, तो 12/24 कर दिए, इंटू में 100 कर दिए, ये वाला पोर्शन बताइए 50% आएगा कि नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाला। यानी कि जो सोना है वो 50% ही शुद्ध है, यही तो मतलब हुआ इसका, है ना? इसी तरह से यहाँ पे भी अगर ये जब आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करोगे तो ये जो भी आएगा वो परसेंटेज में आएगा, और वो ये बताएगा कि ये जो सोना यूज हो रहा है वो कितना परसेंट शुद्ध है। तो हमारा ये कहना है, हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, देखो अभी आप करोगे मल्टीप्लाई तो 18 में आप डिवाइड बाई 24 × 100 करो, फिर 12, एक सेकेंड, 12 में भी आप डिवाइडेड बाई 24 × 100 करो, फिर इधर भी तो 16 कैरेट लिखा हुआ है आरएचएस में, तो इधर भी तो वही काम करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 24, वो कट ही नहीं जाएगा, है ना? भाई डिवाइडेड बाई 24 × 100, अब ये काम आपको हर एक टर्म में करना है यहाँ पे, तो जब आप हर एक टर्म में यहाँ पे लिखोगे तो ऑलरेडी कट नहीं जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत रियलिटी यही है, हम 18 से मल्टीप्लाई भाई क्यों करेंगे, 18 कोई क्वांटिटी थोड़ी है, तो 18 कैरेट का सोना है ना, ये तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो हम एक्स ग्राम में उसकी क्वालिटी से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोसेस तो यही होना चाहिए क्या, 18 को हमको क्या करना चाहिए, पहले इसमें कन्वर्ट करना चाहिए, 18/24 × 100 तो कितना परसेंट है, बट क्योंकि ये कट जाएगा, जो चीज यहाँ है वही यहाँ रहेगी, वही यहाँ रहेगी, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने सिंपलेस्ट वे में समझाया कि 18 कैरेट का हमने लिया एक्स ग्राम, 12 कैरेट का हमने लिया वाई ग्राम, और ये दोनों मिल जाते हैं तो 16 कैरेट का 120 ग्राम बनता है। क्लियर है? तो ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, अब मेरे ख्याल से सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा ना? तो ये दो क्वेश्चन उसके हो गए, एक क्वेश्चन उसका और है, टाइम है अभी तो नहीं हो पाएगा, चलो कल हम लिख के रखे रहेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ जी।